मेरा एक प्रश्न है आप दोनों से, जो सामान्य प्रश्न है। मुझे याद है, मैं अपनी स्मृतियों में जाऊं, काशी में मैं पला बढ़ा। जिस विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके नाम के साथ हिंदू जुड़ा है। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की धरती पर भी ये बात कई बार उठती रही है कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गठन हुआ तो हिंदू शब्द नहीं था, काशी विश्वविद्यालय था। कुछ लोग कहते रहे। महामना की वह पावन भूमि रही है और मुझे लगता नहीं कि पूरे भारत में हिंदुत्व की जो पहचान, हिंदुत्व का जो प्रदर्शन और हिंदुत्व की जो आत्मस्वीकृति है और हिंदू होने का जो आत्मबोध और गौरवबोध है, वह जिस तरह से परिलक्षित हो रहा है वर्ष 2014 के बाद से, मैं ये चाहूँगा कि उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे मतांतर हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह जो बात होती है आजकल, ये जो पहचान है, जो प्रतीक है, उससे लोग भयभीत होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, यह बहुत आवश्यक था। यह आत्मबोध, यह गौरवबोध हर उस धर्म को, हर उस परंपरा को, हर उस सभ्यता को होना चाहिए जो अपने अतीत से प्रेरणा पाती है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस बदलाव को किस दृष्टि से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि हम ये हिंदू राष्ट्र या हिंदू सभ्यता संस्कृति के रूप में आज नहीं आए, हजारों वर्षों से थे। ये संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिंदू शब्द केंद्रित रहा और वह केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, कला संगीत के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी और विद्या के क्षेत्र में भी। बहुत सारे लोगों ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने उस समय हिंदू पॉलिटी लिखी, विनय कुमार सरकार ने हिंदू सोशियोलॉजी लिखी। तो हिंदू शब्द से परहेज स्वाधीनता आंदोलन तक किसी को नहीं था। दुर्भाग्य हुआ कि स्वतंत्रता के बाद अनेक वर्ष तक हमारे अनेक राजनीतिक कारणों से हिंदू शब्द से कुछ लोगों ने अपनी दूरी बनाकर रखी और वो समाज जीवन में भी आ गई। पहला तो यह है। दूसरा, 2014 के बाद जिसकी ओर आप संकेत कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय समाज में यह तो हुआ कि हम बहुसंख्यक होना कोई अपराध नहीं है। बहुसंख्यक होना हमारे लिए गर्व का विषय भी हो सकता है। यदि हम बहुसंख्या में हैं तो किसी अल्पसंख्यक के विरोध में नहीं है, उससे कोई शत्रुता नहीं है। मुख्य बात है कि हमारी एक परंपरा है, हमारी एक सभ्यता है, हमारा एक इतिहास है, हमारे कुछ पूर्वज हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं। उसके कारण हमारा एक धर्म है और वह धर्म केवल पूजा पद्धति का नहीं है, हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है। तो अस्मिता के रूप में हिंदू को पहचानना प्रारंभ हुआ और वह भी केवल धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं रहा, वह हमारे सभी कार्यों में अब आने लगा। ये अपने आप में एक सुखद संकेत भी है। और पहले यदि वो हिंदू के रूप में हम उसे केवल अपने कर्मकांडों तक सीमित रखे हुए थे तो वो परिवारों में बड़े प्रौढ़ या वृद्ध लोगों तक रहता था। अब समाज के जीवन के सभी वर्गों में ये भाव, ये स्वीकृति, ये मान्यता दिखाई पड़ रही है कि हम हिंदू हैं और वो हिंदू होना इस रूप में निश्चित रूप से राजनीतिक वातावरण की अनुकूलता का परिणाम भी है, वह भी एक अंश है, लेकिन मूल रूप में एकमात्र वह कारण मुझे नहीं लगता है। जी, धन्यवाद आज तक संजीव जी और जयप्रकाश जी। मैं इसे थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूं, लेकिन मेरी बात भी आप तक ही पहुंचेगी। मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो साइंस ग्रेजुएशन था, लेकिन मेरी पारंपरिक पढ़ाई बहुत हुई, क्योंकि मैं इंटर करते ही विद्यानिवास मिश्र के शिष्यत्व में आ गया था, संस्कृत के और प्राच्य विद्या और तमाम चीज़ों के प्रकांड विद्वान वाराणसी के। मैं अपने स्ट्रगल फेज की बात कर सकता हूं कि जब मैं लेखक बनना शुरू हुआ और ये सन 2000, 2001, 2, 3, 25 साल हो गए, तो उस समय अगर आप किसी मौलिक ग्रंथ की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, किसी आध्यात्मिक किताब की बात करते हैं, मैं उस समय उज्ज्वल नीलमणि एक ग्रंथ है जो उसका भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, तो मैं विद्यानिवास जी से पढ़ रहा था। तो मुझसे कोई पूछता था तो मैं पूरबिया आदमी तो जो है मन में वो कह दिया, तो बहुत हनक के कह देता था कि अरे मैं तो पंडित जी मुझे वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मुझे दिल्ली और बंबई में देखा जाता था जैसे कहाँ का अजूबा आ गया और ये कौन सा गंदा काम कर रहा है। मुझे धीरे धीरे बात समझ में आई कि अपने मन की बात कहनी नहीं है किसी के सामने,
क्योंकि आप अगर संस्कृत की बात करते हैं, आप हिंदी की बात करते हैं, आप भारतीयता की बात करते हैं, आप परंपरा की बात करते हैं, तो यू आर सैफरन, आप दक्षिणपंथी हैं। मतलब एक बिल्कुल डिमार्केशन लाइन थी कि अगर आप प्रोग्रेसिव हैं तो आप इन सब पे मिट्टी डाल दीजिए। और मेरा मन बहुत उलझता था उधर, मुझे गीत गोविंद भी पढ़ना था, मुझे ज्वल नीलमणि भी पढ़नी थी, मुझे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी पढ़ना था, सब पढ़ना था। और किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा था या किसी नजूमी ने कि बेटा तुम्हें लेखक ही बनना है। मैं अपने मौज में लिख पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं यही लिख पढ़ सकता हूं तो मैं करूंगा। लेकिन 14 आते आते जब वो सारी बातें हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस राजनीति का भी है, जो एक राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ती है, तो उसमें एक चीज जो मुझे बहुत मजेदार लगती है, जिसका जियो पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, कि मेरे जैसे तमाम लोग जो किसी से बजते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, कोई बदतमीजी कर गया सोशल मीडिया पे तो चुप लगा के इग्नोर करके निकल जाते हैं, ऐसे तमाम सारी आवाजों को एक मंच मिल गया। उनको लगा नहीं भाई ये भी सही है, आप बार बार हमको बताते हो ये चीज, तो हम भी तो बताएंगे कि मीराबाई भी कम महान नहीं थी। एक बहुत मजेदार घटना मेरे साथ घटी कि जब मैंने लता जी पे किताब लिखी तो IGNCA ने मुझे वहां पे एक सोलो लेक्चर और बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए बुलाया। तमाम सारे यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, नाम नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर उसका, लेकिन एक लड़की खड़ी हुई और उसने कहा सर सब कुछ बात समझ में आ रही है आपकी, लेकिन लता जी तो मोदी जी का समर्थन करती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन करती हैं। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया प्रत्युत्तर में कि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारा है, वो किसी के साथ भी खड़ी हो सकती है, लोकतंत्र का सबसे सुंदर मामला है। तो उसने तुरंत तपाक से होके कहा कि, और मेरा सारा फोकस था कि कितनी बड़ी वो गायिका है, कैसे उनका संघर्ष और कैसे वो इतनी बड़ी पार्श्व गायिका और भारत की आवाज बनी। उसने कहा कि सर सब ठीक है लेकिन है तो दक्षिणपंथी। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने मन से कहा कि ये किसने लिखा है कि महानता सिर्फ वामपंथ की चेरी है, दक्षिणपंथी होना कहीं से कम बेहतर होना है या कम अच्छा मनुष्य होना है। तो ये तो कोई बात नहीं होती है कि आप वामपंथी हैं कि दक्षिणपंथी हैं, कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो जो बात है वो ये है कि वो आवाजें जो कुछ पढ़ती थी, लिखती थी, परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, प्राच्य विद्या, स्कॉलरशिप और भारतीय ढंग से करती थी, वो चुप रहती थी, वो ढकी छुपी थी। उनको एकाएक आवाज मिल गई। दिल्ली के बड़े क्लब्स और दिल्ली के बड़े फोरम्स पे हिंदी में बात करना एक अपराध माना जाता था, आपको थोड़ा डिमीन निगाहों से देखा जाता था। अब आप चौड़ के हिंदी बोल सकते हैं, तो ये बात तो अच्छी है। हर चीज का एक राजनीतिकरण करके उसको जनरलाइज किया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो जो सर ने कहा कि भारतीयता या धर्म या संस्कृति, और जैसे वो दो तरफ चलता है मामला कि एक जो अतिरेक का दूसरे अतिरेक के साथ काउंटर किया जाता है, वो तो गलत है। हिंदुत्व कह के या हिंदुत्व की बात करके उसको एक पूरा वर्ग खारिज करता है। हिंदुत्व की बात नहीं है। आप हिंदू हैं या आप जैन हैं या आप बुद्ध हैं या आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, हर धर्म का सम्मान है भाई। मुझे लोग बहुत कहते हैं कि आपने साहब राम मंदिर के लिए काम किया, आपने ये लिखा, आप तो अयोध्या की बात करते हैं। तो मैंने कहा मेरी किताब आपने कोई नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर आप पढ़े होते तो आप उसके पहले ये देखे होते कि शहरनामा फैजाबाद में शियाओं के मुहर्रम का जो डिपिक्शन मैंने किया है पंडित होकर के, वो किसी दूसरे मुसलमान विद्वान ने नहीं किया उत्तर प्रदेश के। और मेरे एक मित्र हैं इकबाल रिजवी, वो मुझे जानते नहीं थे, तो उन्होंने अनंत विजय से फोन करके कहा कि ये बरखुरदार कौन है भाई, इन्होंने तो इतना बढ़िया इस्लाम का कल्चर डिपिक्ट कर दिया जो हमें। तो उन्होंने कहा ये हमारे मित्र हैं, हम आपसे मिलाएंगे। तो आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, आपको बस ये है कि आप मतलब जो समाज जो आपको ट्रोल करता है, आपको बस ये कर दिया जाता है कि साहब अच्छा ये अयोध्या से आते हैं, ये इस काम से जुड़े हैं, इन्होंने ये किताब लिख दी, ओहो ये हिंदुत्व का मामला हो गया। अरे भाई मैं हिंदू हूँ, मुझसे कहा गया कि आपका 15 को सेशन है, मैंने कहा मैं 15 को नहीं करूंगा क्योंकि उस दिन शिवरात्रि है, मुझे घर लौट के शंकर जी का अभिषेक करना है। तो अगर मुझे शिव अभिषेक करने में आनंद मिलता है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि मुझे कहें कि काम नहीं करना कि साहब ये तो आपके फैशन को सूट नहीं करता, आपको सूट ना करता हो मुझे करता है।